चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग साइंस का फिर से एक मैराथन लेके आज पहुंच चुके हैं आपके सामने। और साइंस का हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए। बाकी तो साइंस हर एग्जाम में आता है, चाहे आप रेलवे का छात्र है, चाहे आप क्या कहते हैं बिहार एसएससी है, चाहे बैंक का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हर जगह साइंस आता है। लेकिन ये क्लास प्रॉपर बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। फायदा हर किसी बच्चे को होगा, लेकिन ये बिहार पुलिस वाले बच्चे के लिए विशेष रूप से ये क्लास लगाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इससे पहले 2-3 गो वीडियो साइंस का अपलोड है, उसको जरूर देखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि एक वीडियो में सब कुछ हो। आप एक वीडियो बनाए थे जिसमें खाली फिजिक्स का सवाल कवर किए थे, एक वीडियो इससे पहले वाला होगा उसमें सारा के सारा केमिस्ट्री का होगा, और आज हम लोग बायोलॉजी का करने जा रहे हैं। तो हम बैलेंसिंग बना के चल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और एक और घोषणा कर दे कि 16 जिसका भी 16 तारीख को एग्जाम है ना, उससे पहले हम महत्वपूर्ण 500 सवाल करवाने जा रहे हैं। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारा खुद का मतलब बिहार पुलिस से सेलेक्ट किया हुआ प्रश्न होगा, जो एक तरह से आप बोलते हैं ना गेस किया हुआ प्रश्न होगा। और उस 500 क्वेश्चन के माध्यम से और भी जितना प्रश्न बन सकता है वो हम करवा देंगे। ऐसा माना जाता है कि मोटा मोटी 500 वो होगा और 200-300 और मान लीजिए ऊपर से, यानी 700-800 सवाल में सब कुछ होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट, सब मिला उला के उतना है। ये ना कहिएगा कि खाली साइंस का है, वो सब मिला उला के 500-700 सवाल होगा। उसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 15-20 नंबर बढ़वा देगा, गारंटी है। और 15-20 नंबर बढ़वा देगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। कारण क्या है कि अभी हर बच्चा तैयारी जो भी कर रहा है ईमानदारी से, वो 40-50 के आसपास नंबर ला रहा है। अब उसको खाली 10-20 नंबर और बढ़ाना है। तो 10-20 नंबर और बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चा एकदम फ्रेशर होगा वो बच्चा पता नहीं क्या कर पाएगा, लेकिन आप भी देखिएगा, आपको भी हेल्प मिलेगा, है ना। लेकिन जो बच्चे का 40-50 आ रहा है, उस बच्चे को आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपका 20 नंबर बनवाने की गारंटी हमारा पास है। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी के क्लास को, ठीक है। तो पहला सवाल आप लिखिएगा, जो कि मद्य निषेध दरोगा में पूछ चुका है। तो सवाल क्या करता है ना, मद्य दरोगा वाला बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस वाला दरोगा में, यही सब करते रहता है। तो प्रश्न लिखिएगा कि जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली लिखिएगा। जल के अणु, जल के अणु, जल के अणु लिखिएगा। जल के अणुओं की, जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य, पारगम्य झिल्ली लिखिएगा। जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति करती है, मतलब किसके द्वारा गति करती है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि जल के अणु, जल के अणु जानते हैं ना, H2O। तो इसमें कई गो अणु मिलकर बना है, 2 गो, एगो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन, उसी को अणु बोलते हैं। अणु का मतलब क्या हुआ कि जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसमें 2 गो अणु मिला है तब जाके जल बना है। तो वही बोला कि जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली किसके द्वारा गति करता है। ये सवाल आप पहले नोट कर लीजिए, हम इसका ऑप्शन बताते हैं। तो आप लोग पहले बताइएगा, फिर हम जवाब आपको दे देंगे इसका आंसर का। ऑप्शन देते हैं कि विसरण विधि से, अरे जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा गति जो करती है वो किसके द्वारा गति करती है, विसरण के द्वारा। धूल कण किसके द्वारा होता है, विसरण। अगर धूल कण रहता है, जिसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, विसरण दिया हुआ है, तो विसरण का मतलब समझते हैं, धूल कण। अगर धूल कण गमन किससे करता है, धूल कण, कण कण, तो धूल कण रहता तो विसरण विधि से गमन करता है। अगर इसमें जल के अणु न देकर धूल कण दे देता तो विसरण आपका सही हो जाता। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, परासरण। हाँ, तो परासरण विधि से गति करता है, आप इसको रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, परासरण। बाकी इसको थ्योरी क्लास में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी क्या करिए, एग्जाम पास में है तो कुछ चीजों को आप रट जाइए, सीधे रट जाइए कि जल के अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली किसके द्वारा गति करेगा, तो परासरण के द्वारा। और धूल कण बोलेगा तो विसरण के द्वारा। ये बात भी आपको ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न लिखिए, नेक्स्ट। आंख और उसके रोग से संबंधित, आंख है, आंख में कोई रोग हो गया तो उससे संबंधित लिखिएगा, आंख
आंख समझते होंगे, आंख कौन नहीं जानता है, आई। तो आंख लिखिएगा, आंख, आंख में, आंख और उसके रोग, मतलब आंख में रोग जो हो जाता है, तो आंख और उसके रोग से संबंधित, रोग से संबंधित जो चिकित्सा होता है, यानी जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सा शास्त्र मतलब हुआ कि इसका अध्ययन करने वाले डॉक्टर, तो संबंधित चिकित्सा, चिकित्सा, हाँ चिकित्सा शास्त्र, देखिएगा, आंख और उसके रोग संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं, मतलब कह रहा है कि आंख और उससे संबंधित जो बीमारी होता है, जो रोग होता है, तो उसके चिकित्सा शास्त्र यानी जो डॉक्टर होते हैं जो उसका अध्ययन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑन्कोलॉजी, पहला ऑप्शन क्या है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। तो आप बताइए, ऑन्कोलॉजी में तो आप कैंसर का अध्ययन करते हैं, कैंसर के अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी थोड़ी होगा, ये तो आंख का बात बोला है। आई पहला ऑप्शन दिया है ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी में तो हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन है ऑटोमेट्री। अब क्या है, ऑटोमेट्री, ऑटोमेट्री, तो इसके बारे में भी बताते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, तो ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी तो आप जानते होंगे, ओडोंटो, ओडोंटो कैसे लिखिए, ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी में तो आप दांत का अध्ययन करते हैं ना, तो ये भी तो नहीं होगा। अभी दूसरा ऑप्शन के बारे में अभी पता नहीं है क्या, ओपलैमकोलॉजी, लैल लिखिएगा, ओपलैल, क्या लिखा है, ओपलैल, ओपलैल, ओपलैमोलॉजी, मोलॉजी लिखिएगा, ओपलैमोलॉजी, ओपलैमोलॉजी। तो इतना तो कंफर्म है कि सी और ए नहीं होगा, सी और ए नहीं होगा। अब बात करता है कि भाई या तो 2 होगा या 4 होगा, लेकिन हम उससे पहले, इसका जवाब देने से पहले मैं एक सवाल पूछते हैं कि आंख में एगो बीमारी होता है, उसका नाम बताइए आप। एक ट्रेकोमा, आंख में एक बीमारी होता है ट्रेकोमा नाम का बीमारी, तो ये भी बात आप लिखिएगा कि आंख में कौन बीमारी होता है, तो ट्रेकोमा बीमारी होता है। नोट करिए तो पहले इसको, नोट कर लीजिए कि आंख में कौन बीमारी, तो ट्रेकोमा। और आंख से संबंधित कौन विटामिन होगा बताइए, आंख से संबंधित विटामिन, तो विटामिन ए, विटामिन ए हो जाएगा आंख से संबंधित। और विटामिन ए की कमी से 2 गो बीमारी होता है, आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से एक होगा रतौंधी, और एक होता है जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया। और जीरोप्थैल्मिया में आंख है ना सूख जाएगा, जीरोप्थैल्मिया होता है, थैल्मिया। और जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है जानते हैं, आंख सूख जाएगा, पानी नहीं रहेगा आंख में, आंख सूख जाएगा, आंख सूख जाता है, आंख सूख जाता है। तो नोट कर लीजिए। अब इसका आंसर मारते हैं हम लोग, क्या ना, तो आंख, तो ऑन्कोलॉजी तो होगा नहीं, ओडोंटोलॉजी तो होगा नहीं, ऑटोमेट्री, ऑटोमेट्री नहीं होता है, ओपलैमोलॉजी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओपलैमोलॉजी, आंख और उससे संबंधित बीमारी, आंख और उससे संबंधित बीमारी को हम लोग बोलते हैं ओपलैमोलॉजी, ओपलैमोलॉजी, ओपलैमोलॉजी। अब यहाँ पे कुछ लॉजी आया है, तो हम 2-3 गो लॉजी देख लेते हैं। जैसे लॉजी का मतलब समझते हैं आप, लॉजी मतलब होता है विज्ञान, लॉजी मतलब होता है विज्ञान, तो जिसके अंदर लॉजी लगे वो किसी न किसी का अध्ययन करवाता है। जैसे कार्डियोलॉजी, एक होता है कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में क्या होता है, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय, हृदय यानी कि आप हृदय किसको, हार्ट का अध्ययन करते हैं, हृदय का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी आप लिख चुके हैं, दांत का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन करते हैं, है ना। और भी बहुत सारा लॉजी होता है, जैसे जैसे आगो एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर, नोट करिएगा, हाइग्रोमीटर। तो इसमें हम लोग आर्द्रता का अध्ययन करते हैं, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब हुआ जिसमें पानी न रहे, सूखा,
आर्द्रता का मतलब ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखा। तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हो गया। एक होता है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। एक होता है लैक्टोमीटर, लैक्टो, लैक्टोमीटर। तो इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? दूध का, दूध का अध्ययन करते हैं। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर में हम लोग दूध की शुद्धता को मापते हैं। नेफ्रोलॉजी, हाँ नेफ्रोलॉजी में हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं, गुर्दा का। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? नेफ्रोलॉजी में हम लोग किडनी का अध्ययन करते हैं, किडनी का अध्ययन करते हैं। तो नेफ्रोलॉजी, हाइग्रोमीटर, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ओप्लेमेटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ये सब याद रखिएगा, आपका संबंधित है। आंख से संबंधित एक ट्रेकोमा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न के तरफ आगे लिखिएगा। इनकोवैक क्या है? इसको मिटाएंगे हम, इसको नोट कर लिए पहले आप। इनकोवैक क्या? अगला प्रश्न है। जल्दी से उतारिए, मिटाएंगे। ये सब बिहार पुलिस में पूछा हुआ सवाल है, ये जो करवा रहे हैं अभी। दूसरे जगह का सवाल अभी हम नहीं करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं जो बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। चलिए अगला, अगला इनकोवैक, आई एन लिखिएगा, आई एन, इनको वैक, VAC। इनकोवैक के बारे में वो जानना चाहता है आपसे, इनकोवैक के बारे में वो आपसे जानना चाहता है, इनकोवैक के बारे में आपसे जानना चाहता है वो, कि इनकोवैक क्या है। इनको वैक क्या है आपसे जानना चाहता है। ऑप्शन है नजल कोविड वैक्सीन, ऑप्शन दिया हुआ है नजल, नजल कोविड वैक्सीन, वैक्सीन VACCIN होता है। तो नोजल कोविड वैक्सीन ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? तो RIFLE, RIFLE। सी ऑप्शन लिखा हुआ है कि मीजल्स, MISSILE, मीजल्स। और डी ऑप्शन है कि सेटेलाइट, सेटेलाइट। अब सेटेलाइट का में क्या मतलब है? ये तो भाई वैक्सीन वगैरह की बात है, सर सेटेलाइट तो नहीं होगा क्या? आई क्या है? इनकोवैक, इनकोवैक लिखा हुआ है। जैसे अभी कैसे कोरोना वायरस चला हुआ था, आप लोग देखे होंगे, कोरोना वायरस के समय में कौन वैक्सीन चल रहा था? तो कोविशील्ड और एगो कोवैक्सीन था, कोविशील्ड था और एगो कोवैक्सीन था। तो चलिए इनकोवैक के बारे में तनका जान लेते हैं कि इनकोवैक का क्या इतिहास है। तो इनकोवैक के बारे में लिखिएगा कि 26 जनवरी 2023 को, लिखिएगा 26 जनवरी 2023 को, लिखिए 26 जनवरी 2023 को भारत ने पहला नोजल कोविड-19 वैक्सीन तैयार किया था, जो नाक में रखा जाता था। ये जैसे हम लोग को वैक्सीन पड़ा तो हम लोग को शरीर में भोंकता था ना, तो वो नहीं, पहले एक वैक्सीन बना था जो नाक में डाला जा रहा था, नाक में, नाक में डाल दिया जाता था। इसको बोलते थे नोजल वैक्सीन। तो नोजल कोविड वैक्सीन था ये। इनकोवैक का मतलब होता है नोजल, नाक में डालने वाला वैक्सीन था ये। तो 26 जनवरी 2023 को भारत सरकार के द्वारा, यानी भारत के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए इनकोवैक लॉन्च किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? नजल कोविड वैक्सीन, मतलब नाक में डालने वाला वैक्सीन था ये। हम लोगों को जो पड़ा है वो शरीर में पड़ा है, ये नाक में पड़ता था, नाक में डाल देता था, ड्रॉप टाइप का था ये, नाक में देता था वैक्सीन।
चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसा होता है। चमगादड़, चमगादड़ तो समझते हैं कि एकमात्र स्तनधारी है जो पक्षी है, स्तनधारी, एकमात्र स्तनधारी। पहले तो सवाल लिखिए, चमगादड़ तथा पक्षी, चमगादड़ तथा पक्षी, चमगादड़ तथा पक्षी, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख, पक्षी के पंख। पहले बताइए इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बताएंगे कि पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तब इसका आंसर बताइएगा आप कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख के बारे में आपसे पूछा है और ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि समजात अंग होते हैं, ऑप्शन था कि समजात अंग है कि समवृत्ति अंग है, समवृत्ति अंग है, या फिर अपशेषी अंग है, अपशेषी अंग है, या फिर जटिल अंग है, जटिल अंग है, जटिल अंग है। तो ये चारों में से आप जवाब बाद में दीजिएगा कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख ये चारों में से कौन होते हैं, समजात है कि समवृत्ति है कि अपशेषी है कि जटिल है। पहले तो इसका आंसर बाद में दीजिएगा, पहले ये बताइए कि पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहले तो ये जवाब आप हमको दीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे इसका आंसर क्या है। नहीं याद है तो देखिए, पक्षी के अध्ययन को नहीं जानते। देखो पक्षी आपको यादें नहीं करना जीवन में कभी, अभी यादें हो जाएगा, कभी भूलिएगा भी नहीं। देखो पक्षी, पक्षी मतलब उड़, पक्षी क्या करता है, उड़ता है। पक्षी क्या करता है, उड़ता है। तो उड़, उड़ मतलब ऑर्निथो, उड़, उड़ मतलब पक्षी क्या करता है, उड़ता है। तो पक्षी उड़ता है मतलब होता है ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है, ऑर्निथो, उर्निथो, ऑर्निथो, उर्निथो, याद रखिएगा। तो ऑर्निथोलॉजी, और निथोलॉजी, निथोलॉजी होता है पक्षी के अध्ययन को, ऑर्निथोलॉजी, ORTHI, और नी, और निथोलॉजी, और निथोलॉजी होता है जिसमें लगे लूजी उसका मतलब विज्ञान। तो पक्षी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उर्निथोलॉजी, उर्निथोलॉजी। तो याद रहेगा उर्निथोलॉजी से। और चमगादड़ के बारे में क्या जानते हैं कि चमगादड़ एकमात्र पक्षी है जो स्तनधारी है, स्तनधारी है। चमगादड़ एकमात्र पक्षी है जो स्तनधारी है। स्तनधारी का मतलब होता है जो बच्चा जन्म देता हो, अंडा नहीं देता हो। बाकी का पक्षी चमगादड़ के अलावा, स्तन गलती लिखे, स्तन, ठीक है। हाँ, तो चमगादड़ जो होता है ना वो बच्चा जन्म देती है डायरेक्ट, अंडा उंडा नहीं देगा। बाकी चमगादड़ के अलावा दुनिया में जितना भी पक्षी है सब पहले अंडा देता है फिर बच्चा देता है, लेकिन चमगादड़ डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, इसीलिए इसे स्तनधारी प्राणी बोलते हैं। तो एकमात्र चमगादड़ है। और चमगादड़ के बारे में आप क्या जानते हैं कि ये जो ध्वनि निकालता है ना वो अल्ट्रासोनिक वे निकालता है। ऐसी ध्वनि की वजह से वो रात में देख पाता है, क्योंकि ये इसको दिखाई नहीं देता है दिन में। रात में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रावायलेट करके मतलब ध्वनि होता है जो बहुत स्पीड में जाता है और वो फिर रिटर्न आता है, उसको रास्ता दिखाई देता है। तो चमगादड़, इसी कारण है आप देखते हैं ना कि ध्वनि 3 तरीके का होता है, एक श्रव्य तरंग, एक होता है श्रव्य तरंग, एक होता है अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, एक होता है अपश्रव्य तरंग, एक श्रव्य होता है, एक अपश्रव्य होता है, और एक होता है पराश्रव्य, पराश्रव्य होता है। तो ये जो चमगादड़ है ना वो पराश्रव्य ध्वनि निकालता है। आप जानते हैं कि ध्वनि का तरीके का, 3 तरीके का, एक श्रव्य होता है जो कि 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में होगा, और अपश्रव्य होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका होता है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर एकरे है चमगादड़ का।
चमगादड़ का जो ध्वनि होता है वो पराश्रव्य ध्वनि होता है, इतना बहुत तेजी में ध्वनि निकलता है और फिर रिटर्निंग आता है उसको, और वही रास्ता दिखाई देता है उसको रात में। तो इसका एग्जाम्पल आपका यही है, चमगादड़े है। पराश्रव्य तरंग में कौन सा आएगा? उसका चमगादड़ आएगा, चमगादड़, चमगादड़ आता है ना। और श्रव्य तरंग में आपका क्या आएगा? श्रव्य तरंग गलत लिख दिए हैं, ये अपश्रव्य होगा, ये गड़बड़ है, यहाँ श्रव्य है, श्रव्य गड़बड़ लिख दिया है, ये श्रव्य कर लीजिए आप, थोड़ा गलती हो गया है, ये श्रव्य करिए, ये अपश्रव्य करिए। श्रव्य में तो हम लोग आते हैं ना, मनुष्य, हम लोग सुनते हैं, श्रव्य है। इस अपश्रव्य में कुत्ता बिलाई आएगा, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा, ये सब आएगा, कुत्ता बिल्ली आता है, तो अपश्रव्य हो गया, ये श्रव्य ये हो गया, पराश्रव्य ये हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आते आपका सवाल है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसा है, तो जटिल थोड़े होता है। अवशेषी मतलब समझते हो? अवशेषी जैसे मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग क्या है जानते हैं? अपेंडिक्स। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, बेफालतू का अंग है, तो उसी को बोलते हैं अवशेषी अंग, जिसका कोई काम ना हो। तो ये चमगादड़ और पक्षी का पंख अवशेषी है, पंख नहीं रहेगा तो उड़ेगा रे, तो अवशेषी अंग कैसे हुआ? अवशेषी अंग का मतलब क्या हुआ? वो काम का ना हो। तो क्या चमगादड़ और पक्षी के पंख काम का ना है? पंख न रहेगा तो उड़ेगा कथी से? तो ये समझ, ये नहीं होगा, गड़बड़ है। समवृत्ति अंग, समवृत्ति अंग भी नहीं होगा, ये समजात अंग होगा। जैसे चमगादड़ का होता है वैसे पक्षी का होता है, दोनों का पंख होता है, पंख से उड़ता है, सिंपल सा बात है। समजात मतलब उसी के जैसा, समजात मतलब उसको जन्मजात मिला हुआ है, बाद में थोड़े पंख आता है, पैदा लेता वही घड़ी पंख रहता है, छोटा रहे बड़ा रहे, लेकिन रहता वही घड़ी है। ऐसा थोड़े कि बाद में पंखी ओकरा में जन्म ले लेता है। समजात मतलब जन्मे से उसके अंदर जो आए उसे समजात बोलेंगे, समजात। अब हम लोग का हाथ समजात न है, पैदा लिए थे तो हाथ था कि बाद में हाथ आ गया है? छोटा होता तनी को रहा होगा, आज बड़ा हो गया है, लेकिन था जरूर, तो वही है समजात, मतलब जन्मजात, आपको जन्म से आ गया हुआ है। तो ये समजात अंग है चमगादड़ और पक्षी, याद रखिएगा। तो इतना याद रखिएगा। देखिए चमगादड़ पक्षी से एक यहाँ आंसर है, पक्षी के अध्ययन भी बता दिए, अश्रव अपश्रव ये क्यों बताए? चमगादड़ के वजह से ये तीन चीज बताना पड़ा कि चमगादड़ था तो चमगादड़ पराश्रव तरंग में आ रहा था, तो पराश्रव तरंग के माध्यम से दोनों तरंग हो गया। तो इसी को बोलते हैं रिवीजन, एक क्वेश्चन से बहुत सारा सवाल आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये सारा का सारा बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा और इसमें पूछा हुआ सवाल है। आगे लिखिएगा कि कौन सा पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प है? पादप युग्म, पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जब ब्याह हो जाएगा तुम लोगों का तो तुम लोग युगल जोड़ी कहता है, पति पत्नी दो आदमी का जोड़ा बोलते हैं। तब पादप युग्म उभयलिंगी, उभयलिंगी समझते होंगे, उभयलिंगी, उभयलिंगी पुष्प होते हैं। कौन सा पादप युग्म है जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं? मतलब जोड़े जोड़े दोनों रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। ऑप्शन देते हैं, कौन सा पादप युग्म है जो उभयलिंगी है? कौन सा पादप का मतलब जोड़ा है जो उभयलिंगी पुष्प में आते हैं? ऑप्शन देते हैं, गुल्लर और सरसों। गुल्लर को ऐसे लिखता गुड़हर, गुड़हर बोलते हैं, गुल्लर नहीं लिख के वो गुड़हर लिखता है। और सरसों, गुलहर तथा सरसों के पौधा क्या उभयलिंगी पुष्प होते हैं? बी नंबर। सरसों तथा तरबूज, सरसों तथा तरबूज, ओकरा गुर्रर तथा तरबूज, गुड़हर तथा तरबूज। एक सरसों तथा पपीता, सरसों तथा पपीता, इसमें से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है? यह आपसे पूछ रहा है।
उभयलिंगी मतलब समझे? अरे उभयलिंगी पुष्प जब तक नहीं जानिएगा तब तक आंसर कहाँ से आएगा आपको? तो उभयलिंगी पुष्प का मतलब समझिए पहले आप क्या होता है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि नर और मादा अलग अलग नहीं रहेगा। जैसे होता है ना, एगो पुरुष एगो महिला, तो ऐसा पुष्प जेकरा में मादा पुरुष एक गो में रहे, अलग से न रहे, ओकरे में रहेगा। जैसे ओकरे में रहेगा ना, उभयलिंगी मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए कि हम लोग आदमी है, तो आदमी का जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या करता है, एक आदमी एगो औरत का आवश्यकता है। कुत्ता है तो ओकरा कुत्ता के कुत्ती भी है एगो। गाय है तो एगो गाय के लिए कथी है, बैलो है। भैंसा भैंसा के भैंसी है। अब बैल सार है रे, बैल कहीं के, गाय के लिए बैल थोड़े है रे, गाय के लिए सार है। बैले के सार कहते तो क्या ऐसी रह जाता है, सार कहते। तो कुल मिला के वो दो आदमी जब तक नहीं आएगा, तीसरा कहाँ से आएगा? लेकिन उभयलिंगी में क्या होता है, दो आदमी की जरूरत ना है, एक के गो में रहेगा, वही में नर वही में मादा, वही में से फूलवा गिरेगा। जैसे मान लीजिए कि कैसे होता है कि नर मादा एक के गो फूल पर रहेगा, उस फूल के पेड़ पर मान लीजिए कि पक्षी आया, कोई कोई कीड़ा मकोड़ा आया, ऊपर बैठ गया, और वो बैठ गया बगल वाला पर, तो वही में के मादा मादा चल जाता है, नर चल जाता है वही में। तो एक लाइन में समझिए कि उभयलिंगी क्या होता है, एक ऐसा पौधा जिसमें नर और मादा दोनों अवेलेबल हो, अलग से जरूरत ना पड़े। मतलब महिला वाला भी और पुरुष वाला भी, दोनों के दोनों चीज एक के गो पेड़ में रहे। यानी नर, नर मतलब होता पुरुष, और मादा मतलब होता है महिला। तो नर और मादा दोनों के दोनों एक ही पौधा पे हो, उसको बोलते हैं क्या चीज, उभयलिंगी पुष्प। तो इनमें से कौन पौधा है ऐसा बताइए, और इसमें से ऐसा कौन सा पौधा है? गुल्लर और तरबूज ना, गुल्लर और सरसों। गुल्लर और सरसों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। इसे इसे बनाने के लिए किसी इसका पुरुष वाला चीज का जरूरत ना पड़ता है, एक के गो पेड़वा में दोनों रहेगा वो। गुल्लर और सरसों, गुल्लर और सरसों याद रखिएगा। गुल्लर और सरसों उभयलिंगी पुष्प होता है, उसके अंदर नर और मादा दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला है, निम्न में से कौन सा है उत्तक है जो पौधे के तनों को घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है? सीधे लिखिए ना, कौन सा उत्तक, कौन सा उत्तक है, कौन सा उत्तक है, कौन सा उत्तक है, कौन सा उत्तक पौधों के तना, पौधों के तना का घेरा बढ़ाने के लिए, तना का घेरा बढ़ाने के लिए, घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। मतलब कहा कौन सा उत्तक है जो पौधे के तना को घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, क्योंकि अब बार बार ऑप्शन लिखेंगे तो सवाल कम निकल पड़ेगा। तो फटाफट आंसर लिखते चले जाइए। पार्श्व विभाज्योतक उत्तक, इसको यादें कर लीजिएगा। पार्श्व लिखिएगा, पार्श्व, पार्श्व विभाज्योतक, विभाज्योतक जो समझाने लायक होगा उसको समझा देंगे। ये में समझावे लायक कुछ ना है, ये ले इसको रट जाइए, एग्जाम में आया हुआ है तो आप रट जाइए। अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा तो जवाब दीजिएगा, नहीं करेगा तो बात खत्म। तो पौधे के जो तना होता है, तना तो जानते होइएगा, तना मतलब डाली, तो घेरा बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा उत्तक है जो पौधा का जो घेरा होता है उसे बढ़ाने के लिए जरूरत है? तो पार्श्व विभाज्योतक उत्तक, ये बायोलॉजी का टर्म है, समझने में नहीं आएगा आपको, रट जाइए केवल आप इसको। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है, मद निषेध में पुलिस में पूछे हुआ है, 2023 में पूछा है, एकदम नवीनतम प्रश्न है। आगे लिखिएगा, पादप कोशिका में तीक्ष्णता और तीव्रता, पादप कोशिका, पादप कोशिका में तीक्ष्णता, तीक्ष्णता समझते हो ना, तीक्ष्णता समझते हो? जैसे ट्रेन का सीटी मारेगा तो अच्छा नहीं लगता, तीक्ष्ण लगता, बेकार लगता है। ट्रेन का अगर सीटी मारेगा, मारेगा एकदम
मरेगा दब का के एकदम लगेगा साला फाड़ दिया कान के एकदम। तो वो तीक्ष्णता ध्वनि हुआ, वो अच्छा ध्वनि ना, उसको सुन के कौन नहीं मना लगेगा ट्रेन का। मारते रहेगा हॉर्न तो सब गरियाएगा, साला कौन सी मार रहा है तू। तो ऐसा ध्वनि जो बेकार लगे, कानों के लिए अच्छा ना हो, उसे तीक्ष्णता बोलते हैं। तब पादप कोशिका में तीक्ष्णता और कठोरता, कठोरता तो समझते होंगे, मजबूत, कठोरता किसके कारण प्रदान होता है, किसके कारण प्रदान होता है? किसके कारण प्रदान होता है? पादप कोशिका। पादप कोशिका तो समझते होंगे, पेड़ पौधा में तीक्ष्णता और कठोरता किसके कारण होता है? मतलब पेड़ पौधा कठोर होता है, तीक्ष्ण होता है, किसके कारण होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण या कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं किसके कारण होता है? तो आंसर डायरेक्ट लिख लीजिए आप, आंसर डायरेक्ट लिखिएगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी ये पढ़ाएंगे जब सेल चैप्टर पढ़ाते हैं ना हम लोग, सेल कोशिका चैप्टर होता है बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी में कोशिका चैप्टर है सेल। कोशिका से तो मेरा शरीर बना है। एक मनुष्य का शरीर कैसे निर्माण हुआ जानते हैं? पहले बनता है क्या? पहले बना है क्या चीज? बहुत सारा टिश्यू मिला है ना, बहुत सारा सेल है, सेल से बना है टिश्यू। टिश्यू को बोलते हैं उत्तक, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। थोड़ा बता दे क्या मानव बॉडी का निर्माण बताए क्या थोड़ा सा? मानव पहले इसका आंसर लिख लीजिए, गोल्जी, गोल्जी उपकरण, इसका आंसर लिख लीजिए। तो फिर बताते हैं मनुष्य का शरीर का निर्माण का प्रोसेस है, आता है एग्जाम में इसलिए बता रहे हैं। पहले सेल मिलता है, समझे ना, सेल, सेल से मिलेगा टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है जानते हैं? उत्तक। उत्तक मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसी को बोलते हैं। और सेल से बनता है क्या चीज जानते हैं? ऑर्गन, आंख, नाक, कान। फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देखने के लिए आंख है, खाने के लिए पेट है, मुंह है, पचाने के लिए लीवर है, आपका जो छोटी आंत बड़ी आंत। तो ऑर्गन सिस्टम, एक सिस्टम काम कर रहा है बॉडी में। सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंख है, समझने के लिए दिमाग है। तो पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है बॉडी के अंदर। तो पहले सेल आया, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम के बाद आपका बॉडी बनता है, आपका शरीर बनता है। तो ये मानव का विकास का प्रोसेस होता है ये वाला। सेल, सेल मतलब कोशिका। और आपको मालूम है कि कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होता है कोशिका के अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। आगे लिखिएगा, किसके संचय के कारण मांसपेशी थकान महसूस करती है? माने अगर शरीर थकान महसूस कर रहा है तो शरीर में क्या जमा हो गया है? लैक्टिक अम्ल। बात सही है। शरीर में थकान, अगर आप कोई काम करते हैं शरीर थक जाता है, क्यों थकता है? आप दौड़ते हैं, भागते हैं, शरीर थक जाता है। तो शरीर का थकान लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसके कारण आपका शरीर थकान महसूस करता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से। देखिएगा, मनुष्य का अपशेषी अंग कौन सा है? मनुष्य का, ये सब एग्जाम में पूछा है, हम अपना मन से नहीं पढ़ा रहे हैं। ये अपना मन से एक भी प्रश्न नहीं है, वो कौन एग्जाम में? बिहार पुलिस में पूछा है, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं तुमको हम। सब 2023 का सवाल बता रहे हैं तुमको। लिखिएगा अगला प्रश्न कि मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग कौन सा है? तो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है जबड़ा तंत्र, या कान की मांसपेशी, या रदनक, या ह्यूमरस। अब बताओ, अपेंडिक्स तो गायबे कर दिले हुए में, हिंदी में सला लिख दिया है अपेंडिक्स का, शुद्ध हिंदी में लिख दिया है, तो रदनक आंसर हो जाएगा। रदनक, रदनक को ही बोलते हैं अपेंडिक्स। अब बताइए, लड़का खोजता है अपेंडिक्स, मिलते ना अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हिंदी में लिख लिया रदनक,
अब बताइए, शुद्ध हिंदी लिख दिया है रदनक। इतना शुद्ध हिंदी लिख देता है जेकर कोई जवाब न है। नहीं, रदनक नहीं होगा, लेकिन अपेंडिक्स रदनक नहीं होगा, काट दो, रदनक नहीं। अपेंडिक्स रदनक ना कहते हैं। अपेंडिक्स तो है, एक आपका आंसर अपेंडिक्स है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो रदनक मेरे हिसाब से लग रहा था अपेंडिक्स को रदनक, रदनक नहीं होगा, रदनक नहीं होगा। कान की मांसपेशी ये वाला, एक कोची काम उड़े पगला ले बैल, ई कान हो बाहर में तो सुने ला तो छेद भीतर, ई कहला है, ई कहला बेकर मतलब के दे ले भगवान, ई काट के हटा देबे तो की कथी न सुनाई देते। अरे बकवा, कान काट के हटा दे, न सुनते हमरा, पूरा सुनते रे बैल कहीं के। ई कान के कोची काम है, ई वाला के जे बाहर निकलल हो, ई रे ई जो बाहर फालतू के चीज है, एकरा कौन ची काम है? कोई काम है एकर? खाली कथी छतरी लगैले हो एकदम छत्ता लेखन, एना निकाल ले हथी, एकर कथी काम है? कोई काम नहीं है। कान का अपशेषी अंग, ये भी हो जाएगा, लिखिए कान का मांसपेशिया, कान का मांसपेशी। देखिए हम लोग फंस गए थे सवाल में, कान की मांसपेशी हो जाएगा। हम लोग, हमको लगा कथी रदनक मतलब अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स ऑप्शन में नहीं है तो आप इसके साथ जाइएगा, कान की मांसपेशी अपेंडिक्स होता है तो अपेंडिक्स भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कान की मांसपेशी मतलब ई वाला, ई छत्तवा, छत्ता का कोनो काम नहीं, खाली छत्ता दे झूठो के शो में। कान छेद है भीतर, एकरा काट के हटाइए देवी ना, कोई दिक्कत नहीं, साउंड जाबे करते साउंड जाबे करेगा, वो कोई ना रोक टोक करे वाला है। ये झूठो के छत्ता दे ले खाली ऊपर से। एयरफोन तो एयरोफोन तो ए रंग धरता ही ना है, ओ वही लगी ना। तो एयरबॉक्स तो तू सब ना निकाल रहा है, भगवान थोड़े जाना कि तू सब एयरफोन निकाल ले भी। अरे पगला, तू सब तो मतलब कहता है ना कुछ के तू सब भाई यूज कर लेता है अलग से। चलो अगला प्रश्न लिखिए, आपके नाखून, आपका बाल, ये सब लिखिएगा। आपके नाखून, आपके बाल, आपके त्वचा, आपके नाखून, बाल, त्वचा, देखिए आपके नाखून, त्वचा, बाल, नाखून, त्वचा, बाल समान पदार्थ के बने होते हैं। नाखून या त्वचा या बाल समान पदार्थ के बने होते हैं, समान पदार्थ के बने होते हैं, तथा जानवरों के खूर में भी, तथा जानवर के खूर, जानवर के खूर, खूर समझते हैं ना, खूर। तो ये सब में कौन सा प्रोटीन है ये पूछा है। हाँ, केराटिन प्रोटीन है, बहुत बढ़िया। देखिए केराटिन प्रोटीन है, केराटिन, केराटिन प्रोटीन है। तो नाखून में, त्वचा में, बाल में, जानवर के खूर में, ये सब में केराटिन प्रोटीन है। ये तो पढ़ाए भी हुए हैं क्या। और ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ है 2023 14 तारीख 5वां महीना 2023 में, बिहार मद्य निषेध बिहार पुलिस भर्ती 14 तारीख 5वां महीना 2023 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। लेकिन अगर आपसे बोले कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग बोले तो त्वचा है। पूरा जो शरीर है, स्किन, स्किन तो सबसे देह फैलल है, एक से बड़का कहाँ है? ये जो चमड़ा है, चमड़ा ये तो पूरा देह में फैलल है, एक से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तब हो जाएगा यकृत, आंतरिक लगा देगा। सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग बोलेगा, अंग बोलेगा सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो कहिएगा यकृत, यकृत।
अब यकृत के बारे में तनका ऑपरेशन कर दे क्या, परीक्षा में आता है। यकृत का ऑपरेशन फुल ऑपरेशन कर देते हैं। यकृत लीवर आया है ना, लीवर का पूरा चीर हरण कर देते हैं। अभी हम आपका लिखिए, हेडिंग बनाइए यकृत, यकृत का पूरा फुल ऑपरेशन लीजिए। यकृत का ऑपरेशन करते हैं। यकृत मतलब लीवर, इसका ऑपरेशन करते हैं। देखिएगा कितना सवाल निकलेगा। यकृत यानी कि लीवर, और लीवर का ऑपरेशन लिखो। पहला प्रश्न, लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। तो पहला ऑपरेशन यही हुआ कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। सेकेंड क्वेश्चन। तीसरा ऑपरेशन यकृत के बारे में लिखिएगा। यकृत में विटामिन ए जमा रहता है। थर्ड क्वेश्चन कि विटामिन ए यकृत में जमा रहता है। फोर्थ क्वेश्चन यकृत के बारे में, जहर खा के कोई मर जाएगा, जहर खा के मरने पर उसका पोस्टमार्टम यकृत का होता है। जहर खा के मरने पर यकृत का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि भाई जहर खा के मरा है कि क्या, तो यकृत से ही पता चलता है। तो जहर खा के मरने वाले व्यक्ति का यकृत से ही पता चलता है कि जहर खा के मरा है कि क्या, तो यकृत से पता लगता है, पता चलता है। अगला प्रश्न, पित्त का निर्माण भी यकृत में होता है। पित्त रस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस कहते हैं। तो बाइल जूस का निर्माण भी यकृत में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया बीमारी, आपको पीलिया हो गया है, पीलिया को बोलते हैं जॉन्डिस, पीलिया को जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस जो शरीर का अपसेसी अंग है, जॉन्डिस, सॉरी ये तो जॉन्डिस ठीक है ना, जॉन्डिस पीलिया हो जाता है, शरीर पीला पीला हो जाता है, अपसेसी अंग नहीं है। हाँ, आंख देह सब पीयर हो जाएगा, बेसी बढ़ेगा ना, देह सब पीयर हो जाएगा। तो पीलिया बीमारी भी यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। फिर लिखिए, आपको हेपेटाइटिस हो गया है, तो वो भी आपको यकृत को प्रभावित करेगा, लीवर को प्रभावित करेगा। और यकृत के बारे में क्या जानते हैं, यकृत के बारे में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बना। और यकृत के बारे में क्या बन सकता है, यकृत के बारे में ना, हाँ एक प्रश्न और बनेगा। इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। रीजनरेशन पावर होता है इसके अंदर, मतलब क्या होता है, इसको खत्म नहीं कर, काट दीजिएगा लीवर को, फिर तैयार हो जाएगा। तो लीवर के वजह ये रीजनरेशन पावर इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। और यकृत के बारे में क्या जानते हैं आप, चलिए रहने दीजिए, याद नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। देखिएगा, वह देश जो पॉलिश वाला चावल खाता है उसके अंदर कौन सा बीमारी सामान्यतः होता है। जो देश पॉलिश वाला चावल ज्यादा खाता है, जिस देश के लोग पॉलिश वाला चावल ज्यादा खाएगा, यानी एक लाइन में सीधा याद रखो ना यार कि पॉलिश वाला चावल खाने से कौन रोग होता है, एक लाइन में। देश फेस लगा के झूठों के माथा खराब करते रहता है। पॉलिश वाला चावल, देखो पॉलिश वाला चावल खाने से कौन सा बीमारी होगा, पॉलिश वाला चावल खाने से वहां के कौन सा रोग से बीमारी हो जाएगा। पॉलिश वाला अगर चावल खाते हैं तो कौन सा रोग से ग्रस्त हो जाइएगा। पॉलिश वाला चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो हो जाता बेरी। कौन रोग, बेरी रोग हो जाएगा, बेरी रोग, जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है।
विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कहिएगा सर कि बेरी बेरी रोग कैसन होता है? तो नस कमजोर हो जाएगा आपका नस। देखिएगा बेरी बेरी रोग में क्या होता है, तो आपका जो नस होता है और हृदय, हृदय का है तो हृदय का है तो हृदय मतलब अरे हृदय हार्ट, तो हार्ट यानी कि लिखिएगा आपका नस और हृदय ये दोनों कमजोर हो जाएगा, दोनों कमजोर हो जाता है। अगर बेरी बेरी रोग हो जाएगा तो आपका नस और हृदय दोनों के दोनों कमजोर पड़ जाएगा और विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिश वाला चावल खाने से ये बीमारी होता है। आगे लिखिएगा हमारे शरीर के भार का अधिकतर हिस्सा किसका बना होता है? हमारे शरीर का अधिकतर भाग किससे बना है? हमारे शरीर का जो अधिकतर भाग है वो किससे बना होता है? हमारे शरीर का अधिकतर भाग किसका बना होता है? हमारे शरीर का अधिकतर भाग किसका बना होता है? ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन आपको देते हैं, जवाब दीजिएगा। हड्डी से बना हुआ है, या पानी से बना हुआ है, या अंगों से, या त्वचा से? बताइए हमारे शरीर का अधिकतर भाग किससे बना हुआ है? हमारे शरीर का अधिकतर भाग किससे बना हुआ है? हमारे शरीर का अधिकतर भाग पानी से बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 70% से अधिक क्या है? पानी है शरीर में। 90% के आसपास, 65 से 80% बोल सकते हैं, और 70% या 65 से 80 लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। 65 से 80% पानी ही पानी है। आज पानी 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 करते रहते हैं, तो सब पानी से बनले है शरीर। इसीलिए देखते हैं तनका पानी की कमी होता है शरीर में, एकदम डिहाइड्रेशन होने लगेगा, एकदम दूसरे मन बेचैन हो जाएगा। डॉक्टर आएगा कहेगा मार पानी चढ़ो, एक शरीर में पानी की कमी हो गई है, मार रख दनादन पानी बोतल के बोतल खोल के 2-4 बोतल जहां चढ़ाया देह में, अब एकदम टटना के खड़ा हो जाता है। हाँ ठीक होती है। अब पानी की कमी हुआ, दूसरे शरीर डगमग डगमग करने लगेगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है आपके अंदर। पानी ये तो शरीर का प्राण है। पानी पी पी के कई घंटा रह सकते हैं। जल की कमी से कौन डिहाइड्रेशन रोग होगा? कौन से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं। रे डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण कहते हैं। तो सब कहाँ के लड़का है? डिहाइड्रेशन को ही बोलते हिंदी में, एक इंग्लिश भेल, एक हिंदी में कहते निर्जलीकरण। निर्जलीकरण लिखो, पानी की कमी से ये रोग होता है। लिख लो, पानी की कमी से रोग होता है निर्जलीकरण रोग, यानी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इंग्लिश हुआ, निर्जलीकरण हिंदी हुआ। वो अगर एगो रदनक लिखे थे हम सब, जे जॉन्डिस का हम रदनक लिखने दिए थे जॉन्डिस का रदनक, तो रदनक का अपेंडिक्स का जो रदनक लिख दिए थे, तो रदनक का मतलब अपेंडिक्स तो नहीं था, लेकिन हम रदनक का मतलब बताते हैं हम आपको। जो रदनक था ना, वो रदनक सुनिए, ये जो रदनक हम उस समय लिख के हम नहीं कुछ बताए हैं, तो अभी हम बता देते, अभी याद आ गया है। रदनक, ये रदनक होता है ना, ये त्वचा का रंग निर्धारित करता है। रदनक त्वचा जो होता है, स्किन करिया हो, उज्जर हो, गोर हो, पियर हो, तो ये त्वचा का रंग निर्धारित करता है। लिखिएगा, त्वचा का रंग का निर्धारण रदनक करता है। रदनक त्वचा के रंग का निर्धारण करता है रदनक। आगे लिखिएगा, तनाकंद का आम उदाहरण है। तनाकंद का आम उदाहरण है। तनाकंद का आम उदाहरण है। सवाल है, तनाकंद आम का उदाहरण है। तनाकंद आम का उदाहरण है। तना जो कंद है वह आम का उदाहरण है। ऑप्शन देते हैं, इसमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा।
ऑप्शन देते हैं अदरक, इसका जवाब तुम लोगों को पता है, पढ़ाए हुए हैं। लहसुन, प्याज, एगो है आलू। आलू। अब बताओ कि तना कंद, कंद बोला रे बोकबा, आलू और ओल कंद, आलू और ओल होता है कंद, हम पढ़ाए हुए हैं कि आलू और ओल। देखो लहसुन है, प्याज है, आलू है, ये सब तना है, लेकिन तना में भी रूप होता है। आलू और ओल, आलू और जो ओल है वो कंद होता है। आलू और ओल कंद, आलू और ओल कंद होता है। आलू और ओल कंद होता है, तो आपका आंसर हो गया है आलू। चलिए आगे बढ़ते। अदरक हो गया, अदरक हो गया, आपका हल्दी हो गया, आपका अदरक है, हल्दी है, सलजम है, चुकंदर है, जड़ है, ये सब क्या है? जड़ है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्याज और लहसुन सलकंद है, प्याज और लहसुन, हाँ सलकंद, प्याज प्लस लहसुन, ये आपका सलकंद है, कंद है, प्याज लहसुन, प्याज लहसुन कंद प्रकंद, नहीं ठीक है, ये होगा, ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, और है ना इसमें एगो प्रकंद कौन होता है जानते हैं? आलू और ओल कंद है, प्याज लहसुन सलकंद है, और एगो ये होता है, क्या बोलते हैं, इसके अलावा तना में और कथी कथी है रे? आलू, ओल, प्याज, लहसुन, और तना में कथी आएगा? वो होता है प्रकंद। अरे हल्दी, अरे हल्दी तना है ना रे, हल्दी तना है, हल्दी जड़ थोड़े है, तो हल्दी हो जाएगा। और अदरक, अदरक जानते हो, अदरक भी आपका यही है। देखो गाजर, चुकंदर, सलजम, ये सब आपका होता है जड़। जड़ में कौन कौन है बताते हैं, रुकिए आपको सही से बता देते हैं, जब आए हैं तो सही से बता देते हैं, रुक जाइए। देखो एक तरफ लिखो, एक तरफ लिखो जड़, तो जड़ में कौन सब आएगा? तो जड़ में आएगा गाजर, मूली, गड़बड़ लिख दिए हैं, अभी आगे याद आ गया, देखने का जरूरत नहीं है बच्चा तुमको। गाजर, मूली, चुकंदर, चुकंदर, उसके बाद सलजम, ये सब आपका पूरा के पूरा जड़ है। अब आइए तना में, तना, तना में आलू और ओल, आलू प्लस ओल, ये आपका हो गया कंद, आलू प्लस ओल ये कंद है, सब तना है ये सब, लेकिन आलू और ओल कंद है। उसके बाद अदरक और अदरक प्लस हल्दी, यह है प्रकंद, यह है प्रकंद। अब प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन, यह सलकंद, यह है सलकंद। तो यह तो लिखवे किए थे, खाली अदरक और हल्दी लिख देते हो जाता। तो ये सारा के सारा, ये सारा के सारा कथी है? तना है। ये गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम कथी है? जड़ है। लेकिन तना में भी ये सब अलग अलग रूप है। आलू ओल क्या है? कंद। अदरक हल्दी कौन है? प्रकंद। प्याज लहसुन कौन है? सलकंद। कहाँ चलाया है? बैठो, बैठ चलेंगे तो चलना है। अब ए पर बैठा, चलो। तो आती क्या हो गया? आलू और क्या हो गया? कंद। और अदरक हल्दी क्या हो गया? प्रकंद। और प्याज लहसुन सलकंद हो गया। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न, अगला लिखिएगा, वायु प्रदूषण का प्रभाव किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है, वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है, अगला प्रश्न लिखिएगा, वायु प्रदूषण, वायु का जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित पर पाया जाता है, फूल पर, पत्ती पर, तना पर कि जड़ पर?
ऑप्शन देते हैं, वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है वो कथी पर पड़ेगा। पहला ऑप्शन है तना, फिर है फूल, फिर है जड़, फिर है पत्ता। आप बताइए इस चारों में से किस पर प्रभाव पड़ेगा। पत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें कोई शक है क्या? शक है? नोट कीजिए। क्योंकि भाई पत्ते ना ऊपर रहेगा तो हवा पत्ते तो शोषण कर रहा है हवा का। हवा का शोषण कौन कर रहा है? पत्ता। ये बिट्टू तक पंखा अति कलम हो ना, वो कलम घुसा देना होगा, स्विच तक ढीला हो गए। बोले वहाँ कलम होता हो, कलम निकालना नहीं, वही में लगैले छोड़ देना। वो स्विच खराब हो गया है जानवर में के, नया स्विच रखल है, लगाने नहीं आता है, से नहीं लगाया है। ये खाली बोर्ड में ऐसा स्विच लगावे के, अभी लगा देगा, अभी तो जाओ लगा दो। अच्छा चलो पढ़ के लगा दो। वायु प्रदूषण ऊपर से लग जाए, पूरा बोर्ड खोलना पड़ेगा, तब दिन में कर देना, दिन में कल कर देना। वायु प्रदूषण से प्रभाव कथी पर पड़ेगा? तना पर तो नहीं पड़ेगा, फूल पर नहीं पड़ेगा, जड़ पर नहीं पड़ेगा, पत्ता पर पड़ेगा। कारण क्या है कि पत्ते तो है कि जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, पत्ते। आगे लिखिएगा अगला, प्रथम जीन परिवर्तन का पौधा, प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन है? मतलब कौन सा पौधा है जो जीन के द्वारा तैयार किया गया था? पहला, हाँ, पहला पौधा कौन है? पहला पौधा कौन है? पहला जो पौधा है वो कौन है? पहला जो पौधा है वो कौन है जो जीन परिवर्तन के द्वारा, जीन परिवर्तन के द्वारा पैदा किया गया था, यानी तैयार किया गया था। पैदा अच्छा नहीं लगता है, तैयार किया गया था। पहला पौधा कौन है जो जीन परिवर्तन के द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन देते हैं, बैगन, तंबाकू, चावल, कपास, मटर गायब है। देखो क्या है ऑप्शन देखिए, बैगन, ऑप्शन है बैगन, फिर क्या है कपास, फिर क्या है चावल, फिर क्या है ऑप्शन क्या है तंबाकू। अब आंसर मार के बताइए। अरे भाई बीटी कपास, अरे बीटी कपास सबसे पहले तैयार किया गया है जीन परिवर्तन के द्वारा। बीटी कपास, कपासों में बीटी कपास लिखिएगा, बीटी कपास ना सोए हैं आप, बीटी कपास। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से तैयार किया गया फसल है? कौन सा है जो आनुवांशिक रूप से तैयार किया गया फसल है? आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक मतलब वही जीन रूप से। फिर वही सवाल को ऐसे पूछ दिया है, आनुवांशिक रूप से तैयार, पौधा न दे के फसल लिख दिया है। वही बेटी कपास लिखो ना यार, सवाल को फंसाने का पूरा प्रयास किया है वो। आनुवांशिक रूप से तैयार फसल कौन? तो वही बेटी कपास। आनुवांशिक रूप से कहो या जीन परिवर्तन करके कहो, एक ही बात है, बस बच्चा को उलझाने का एक तरीका है। लेकिन कोई पूछेगा कि आनुवांशिकता के जनक कौन है? मेंडल। आनुवांशिकता लिखा रहे कि अनुवांशिकता के जनक कौन है? आनुवांशिकता के जनक कौन है? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज किया था। आगे लिखिएगा, मिर्च में तीखापन किसके कारण आता है? मिर्चाई खाते तीखा लगता है, क्यों? मिर्च, ऑप्शन देंगे, मिर्च में तीखापन किसके कारण आता है? आप मिर्च खाते हैं, मिर्चाई खाते हैं, मिर्च खाते हैं, तो मिर्च का तीखापन
किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन किसके कारण होगा? मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देते हैं, लाइकोपीन के कारण, या कैरोटीन के कारण, या कैप्सासाइन के कारण, या एंथ्रोसाइनिन के कारण। बताइए। ऑप्शन ए, लाइकोपीन, कैरोटीन, या कैप्साइसिन, या एंथ्रोसाइनिन। पाक पगला, कैप्सासाइनिन। कैप लिखिएगा, कैप्साइन लिखिएगा, कैप्साइनिन, साइनिन, कैप्साइनिन लिखिए, कैप्साइनिन, कैप्साइनिन लिखिए। जा ही नीचे लिख दिए, ऊपर लिखेंगे ना। कैप्साइसिन होता है, कैप्साइसिन लिखिएगा। कैप्साइसिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। कैप्साइसिन, 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 साइसिन। आगे लिखिएगा, कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? कौन सा एक वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, तो कौन हार्मोन है जो पेड़ पौधा से तैयार हुआ है? कौन हार्मोन है? कौन सा ऑक्सीजन हार्मोन है रे पगला? अरे ऑक्सीजन हार्मोन कब से हो लगले रे? अरे पगला रे, ऑक्सीजन हार्मोन होता है रे कि ऑक्सीजन गैस है रे? कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है? कुछ बोल देता है। वनस्पतिक, वानस्पतिक हार्मोन है। वानस्पतिक हार्मोन का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधा से तैयार किया गया हो। ऑक्सीजन पेड़ पौधा से तैयार होता है, तो पेड़ पौधा से गैस न तैयार है, हार्मोन की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है थायरॉक्सिन, और चौथा है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन। तो पहला सॉरी, वनस्पतिक हार्मोन से तैयार होने वाला साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन, साइटोकिनिन एक हार्मोन है, हार्मोन। साइटोकिनिन, साइटोकिनिन जो वनस्पतिक हार्मोन के द्वारा तैयार किया जाता है। अब बताइएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अब गाजर नहीं मारिएगा, अच्छा स्रोत गाजर है, लेकिन गाजर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन बताइएगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। गाजर होगा, लेकिन गाजर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। तो ऑप्शन देते हैं, मछली का तेल, या चीनी, या केला, कि नारियल का तेल। बताइए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन देते हैं, मछली का तेल, चीनी, केला, और नारियल का तेल। विटामिन ए, तब विटामिन ए मछली का तेल में मिलता है। मछली के तेल में विटामिन ए मिलेगा। लिख लीजिएगा कि मछली के तेल में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, तो इसलिए मछली का तेल खाना चाहिए। अच्छा बताओ, गूथा हुआ जो आटा होता है, आटा गूंथते हैं तो फूल जाता है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण। रोटी क्यों फूलता है? रोटी जो फूलता है, आप फुलाते हैं रोटी, रोटी जो फूलता है वो फूलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण। देखिए, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र, गुणसूत्र समझते हो ना? अरे वही ना, कहता है पिता के मुंह पर चल गया है तो मम्मी के मुंह पर चल गया है हमारा बउआ। हाँ, जीन होता है, उसी को बोलते हैं जीन। ना कहता है ये बउआ पप्पा के मुंह पर गेले हो तो मम्मी के मुंह पर गया है,
न कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं जीन, बोलते हैं जीन। पप्पा के मुंह पर चल गया है। चलिए लिखिए जीन। तो गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुण सूत्र पढ़ो, साइंस पढ़ाई चल रहा है, लिखिएगा। गुण सूत्र कहाँ पाया जाता है? गुण सूत्र कहाँ पाया जाता है? गुण सूत्र कहाँ पाया जाता है? अब ये से समझ रहा है रे पगला रे, तू अभी से समझता रे बोगा रे, तू इतना रात के कथी कर रहा रे? 12 बज रहा है रात, और गुण सूत्र समझ रहा है 12 बजे रात में रे। हंसी रहा का मतलब समझ रहा है, समझता है तब ना हंसता है लड़का। तो गुण सूत्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। केंद्रक में, कि उत्तक में, कि कोशिका में? रे तू तो पढ़ाने दे दिया था, हंसता कला है रे पगला का, क्लास में चल रहा है रे। रुको, केंद्रक में, उत्तक में, कोशिका में, कि सभी में? ए पगला कहेगा केंद्रक में। गुण सूत्र कथी में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाएगा, केंद्रक। केंद्रक तो सो जाइए, नहीं तरफ हम ले चलेंगे। अरे हम ले चलेंगे, घर चलेंगे ना, तो ले चलेंगे, लंग सो जाओ जब तक पंखा में, ब्रिज पर सो जा, बेंच पर। वो पंखा चालू कर दिया, नहीं सोएगा? क्या हंस रहा है? दूर यार थोड़ा देखिए, मनुष्य में सांस लेना और छोड़ना कौन सी क्रिया है? मनुष्य में सांस लेना, रे पगला रुके रे, पढ़ाने नहीं देगा रे, शांत रहो। मनुष्य में सांस लेना और छोड़ना कौन सी क्रिया है? अरे हो गया रे वो क्या कहीं के, शांत रहो ना, पढ़ाई चल रहा है। मनुष्य में सांस लेना और सांस छोड़ना कौन सी प्रक्रिया है? बताइए, ऑप्शन देंगे। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देते हैं, जवाब दीजिएगा। उत्सर्जन, या पोषण, या श्वासोच्छ्वास, या श्वसन? हाँ, मनुष्य में सांस लेना और छोड़ना क्या है? श्वसन है, श्वसन। मनुष्य में सांस लेना, सांस छोड़ना, यह श्वसन कहलाता है, श्वसन। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किस पौधा पर अपना ट्राई मारा था? मटर के पौधा पर। लिखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी का नियम किस पौधा पर दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन जो मेंडल साहब थे, वो मटर के पौधा पर अपना आनुवंशिकी यानी जीन का ट्रांसफर किया था, आनुवंशिकी का परीक्षण किया था, आनुवंशिकी का परीक्षण किया था मटर के पौधा पर। अगला लिखिएगा कि धूम्रपान अगर आप करते हैं, धूम्रपान समझते हो ना, सिगरेट वगैरह घूमते एकदम, तो धूम्रपान हुआ। तो धूम्रपान अगर आप करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? धूम्रपान करने से क्या होता है? ऑप्शन देते हैं, अस्थमा हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। पहला ऑप्शन, धूम्रपान करने से, ये जो धूम्रपान है, ये जो धूम्रपान है, इससे क्या होता है? ऑप्शन है अस्थमा, दूसरा है ब्रोंकाइटिस, 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 ब्रोंकाइटिस की फेफड़ा की बीमारी, कि फेफड़ा की बीमारी हो जाएगा, कि इनमें से सभी हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। बताइए, सोच के बताइए। देखो, अस्थमा में भी
लंग्स का प्रॉब्लम होता है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा आपका आंसर। अगर धूम्रपान करिएगा तो अस्थमा भी हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा, फेफड़े की बीमारी भी हो जाएगा, सारा के सारा हो जाएगा। नागफनी का जो सूल होता है, सूल मतलब समझते हो, पत्ती। अब सूल लिख दिया है, लड़का कंफ्यूज कर जाएगा। नागफनी का जो सूल होता है, नागफनी का जो सूल होता है, सूल, नागफनी, नागफनी का जो सूल, सूल का मतलब पत्ती होता है, याद रखिएगा। तो नागफनी का जो सूल होता है वो किसका रूपांतरण भाग है, वो किसका रूपांतरण भाग है, तो वो पत्ती का रूपांतरण भाग है, क्योंकि वो जड़ हो गया। सूल यानी सूल मतलब पत्ती ना होगा, जड़ हुआ, जड़, जड़ लिखिएगा, सूल का मतलब जड़ हो जाएगा। नागफनी का जो जड़ है वो किसका रूपांतरण रूप है, तो वो पत्ती का रूपांतरण रूप है। कारण क्या है कि जब नागफनी का पौधा था ना, तो शुरू में उसके अंदर पत्ती होता था, पत्ती। लेकिन हुआ क्या कि नागफनी का जो पौधा होता है वो रेगिस्तानी इलाका में मिलता है आपको, हम लोग इधर नहीं मिलेगा। तो नागफनी का जो पौधा होता है वो ज्यादातर रेगिस्तान वगैरह में पाया जाता है, जहां बालू ही बालू हो, पानी हो ही नहीं। सूल मतलब वही जड़, हाँ सॉरी, कांटा, जड़ नहीं, कांटा, सही बोला है तो, कांटा, कांटा, कांटा होता है। तो सुनिएगा, ये जो कांटा है नागफनी का, तो वो जो रेगिस्तान इलाका में पाया जाता है, तो ये पहले पत्ती था। क्योंकि पत्ती का वाष्पोत्सर्जन जल्दी जल्दी होता है, जो शरीर जमीन से जो पानी निकलेगा वो पानी पत्ती के माध्यम से वो पानी बाहर निकल जाता है। तो अगर पत्ती रहेगा और नागफनी का पौधा रेगिस्तान में है, तो वहां पे पानी खुद नहीं है, पानी कम में है, और ऊपर से पत्ती रहेगा, तो यही पानी ऐसे सब उड़ जाएगा। तो इसीलिए प्रकृति के अनुसार ये अपने आप को, शरीर का आकार चेंज करना पड़ा नागफनी के पौधा को, और पत्ती से बनना पड़ा कांटा, ताकि कांटा रहेगा तो कम वाष्पोत्सर्जन करना पड़ेगा, कम पानी बाहर निकलेगा उसके पेड़ में से, और वो पानी उसको लंबे समय तक उसको हेल्प करेगा। तो नागफनी का पौधा पहले पत्ती था, बाद में उसे कांटा बनना पड़ा, कारण पानी ज्यादा से ज्यादा खर्च ना हो इसके लिए। तो वही है कि पत्ती का रूपांतरण रूप है, यानी जब नागफनी दुनिया में आया था तो उस समय उसके अंदर भी पत्ती हुआ करता था, अब जाके उसके अंदर कांटा होने लगा है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार उनको चेंज होना पड़ा, क्योंकि उसको जीवन जीना है यहाँ पर ही, तो उसके हिसाब से वो चेंज हो गया। तो पत्ती का रूपांतरण रूप है। आगे, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर का नाम बताइए। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन सा जल में रहता है, ये पूछा है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कौन जल में रहेगा, तो साफ जल में, साफ साफ जल में, अच्छा जल में। देखिएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला जो डेंगू मच्छर से होता है, तो ये साफ जल में रहेगा, साफ, एकदम साफ पानी में रहेगा, ये गंदा पानी में ना रहता है डेंगू। आगे लिखिएगा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जंतु में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जंतुओं में, जंतुओं कहे तो जानवर, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जंतुओं में ऊर्जा का भंडार बना के रखता है, ऊर्जा का भंडार, ऊर्जा का भंडार माना जाता है, माना जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट को जंतुओं का ऊर्जा का भंडार माना जाता है। ऑप्शन है सेलुलोज। तो सेलुलोज कथी में होता है, पेड़ पौधा में। सेलुलोज कैसी में होता है, पेड़ पौधा में। तो जंतु का कहां से रहेगा वो। अगला है इंसुलिन की ग्लाइकोजोन की स्टार्च। तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजोन, इसका आंसर होगा
लिखिएगा ग्लाइकोजन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट है वो जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। ग्लाइकोजन हार्मोन, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट जंतु में काफी मात्रा में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। कितना बज रहा है? चलेगा? पौने 12 छोड़ दे ताकि पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाएगा 12 बजे से पहले पहुंच जाएगा। छोड़ दो, इसका एनर्जी डाउन चल रहा है। खाए हैं, अच्छा आ गया, बुला लिया है, ठीक है। तो बाकी कितना 50-60 को तो हो ही गया होगा। 100 ले 100 ले होगा, ए होगा 100 ना हो 50-60 को 50 से हो। चलो समझाने वाला था, ज़्यादा समय खींच लिया।